हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर आ गए हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे न्यू टॉपिक पे, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा। तो आज एक पूरा पाषाण के बारे में एक और छोटा लेक्चर लेते हैं, जिसका जो है हम चर्चा करेंगे इनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में, कि पूरा पाषाण काल के लोगों का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था। तो देखते हैं। पूरा पाषाण काल के लोगों का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसा हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम लोग, कि पाषाण काल के विषय में जानकारी हमको पूर्णतः पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है, क्योंकि इस काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। तो हमको पुरातात्विक, जो इनके द्वारा पत्थर, लकड़ी और हड्डी के औजार इनके द्वारा उपयोग किए गए, उन्हीं के आधार पर जो हमको जानकारी मिलती है, उसी के आधार पर हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं कि इन लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था। तो इनके विषय में जानकारी हमको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही प्राप्त होती है। और उन पुरातात्विक साक्ष्यों में हम पत्थर के औजार, हड्डी और लकड़ी के औजारों की भी सहायता से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस काल के लोगों के, अगर हम थोड़ा आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो कुछ थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाती है, लेकिन अगर सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में चर्चा करते हैं तो मामला बहुत कुछ अस्पष्ट ही रहता है। तो लेकिन इस काल का जो सामाजिक जीवन था वो समता मूलक था, मतलब समानता पे आधारित था। जो है कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत, इस टाइप की कोई भी भावना नहीं थी। तो समता मूलक समाज था। और फिर धीरे धीरे जो है इनमें, और इनके समाज में जो है लोगों की संख्या 30 से 50, 60, 40, इससे ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तो धीरे धीरे जैसे ये इनका पूरा जीवन जो था शिकार और खाद्य संग्रह पे ही आधारित था। तो जैसे ये छोटे जानवरों का शिकार जो है आसानी से कर लेते थे, लेकिन बड़े जानवरों का नहीं। तो बड़े जानवरों को शिकार करने के लिए इनको जो है कई लोगों की आवश्यकता महसूस होती थी, इसलिए इनमें सामूहिक भावना भी उत्पन्न हुई। तो ये समूह में रह के बड़े जानवरों का शिकार करते थे और वो उनको करने में आसानी होती थी। और फिर जब जानवरों का शिकार कर लेते थे तो उसमें बात आती थी कि अब इनका बंटवारा कैसे हो। तो बंटवारा करने के लिए उन्हीं के अपने ही बीच में से किसी ना किसी को वो अपना नेता या मुखिया मान लेते थे। तो वो जो है उस टाइम तक उसकी स्थिति थोड़ा उच्च हो जाती थी और वो उस काम को निपटाता था। उसके बाद फिर उसकी स्थिति पहले जैसा हो जाती थी, मतलब क्योंकि समाज समता मूलक था। और फिर धीरे धीरे, जब आप जानते ही हैं कि इस काल का मानव नंगे रहता था, विदाउट क्लॉथ्स, तो नंगे रहता था और स्त्री पुरुष एक ही समाज में रहते थे। तो धीरे धीरे इनमें जब समूह में रहने लगे तो धीरे धीरे इनमें जो है शर्म की भावना भी आई होगी। तो ये पशुओं की खाल और पेड़ों की छाल को भी पहनना शुरू कर दिए होंगे। और इस काल के लोगों के बारे में आपको बताएं कि
पूर्णतः इनका जीवन शिकारी और खाद्य संग्राहक था। और सबसे बड़ी बात है, जब इनका मन करता था, क्योंकि नंगे रहते थे, कोई असभ्य मानव, जिसको असभ्य मानव कहते हैं, कोई ज्ञान नहीं, ना कोई संस्कृति नहीं, कोई सभ्यता नहीं, नंगे रहते थे। और जब इनका मन किया कर लेते थे शिकार। आप और कुछ मत समझिएगा, शिकार करते थे, क्योंकि भाई पेट की क्षुधा ही ऐसी है। तो इस प्रकार इनमें, क्योंकि जब बड़े जानवरों के शिकार में अधिक लोगों की आवश्यकता होती थी, तो इनको समूह में काम करना पड़ा। और जब समूह में रहने लगे तो शर्म जैसी चीज़ इनके मन में उत्पन्न हुई। तो ये पशुओं की खाल और पेड़ों की छाल को पहनने लगे, क्योंकि खुरचनी नामक जो इनका उपकरण था, उसकी सहायता से ये पशुओं की खाल और पेड़ों की छाल को आसानी से उतार लेते थे। अगर हम इस काल की जो है देखते हैं तो बड़े जानवरों के शिकार के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता इसलिए सामूहिक भावना का विकास हुआ। और जब ये समूह में रहने लगे तो इनमें शर्म जैसी भावना भी उत्पन्न हुई। जब ये शर्म जैसी भावना उत्पन्न हुई तो ये अपने बदन पर पेड़ों की छाल और पशुओं की खाल का उपयोग वस्त्र के रूप में करने लगे। तो आगे देखते हैं। अगर इस काल में हम स्त्री और पुरुष के संबंधों के बारे में चर्चा करें तो बहुत खास हमको जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इतना पता है कि इस काल में जो है शिकार पुरुष करते थे और जो खाद्य संग्रह था, जैसे प्रकृति प्रदत्त चीज़ें थीं, जो है स्त्रियां कंदमूल जैसे खाद्य संग्रह जो हैं उनको इकट्ठा करती थीं, क्योंकि खाद्य संग्रह का जो है महत्व अधिक था। इसलिए ये अनुमान भी लगाया जाता है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी रही होगी। कैसे? जैसे मान लो पुरुष शिकार कर रहा है, तो मान लो किसी दिन वो शिकार उसको नहीं मिला, तो शिकार नहीं मिला तो उसको जो है खाद्य संग्रह पे ही निर्भर रहना पड़ेगा, जो कि स्त्रियों द्वारा किया जाता था। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि समाज में स्त्रियों की भूमिका अच्छी रही होगी या उनकी स्थिति अच्छी रही होगी। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि इस काल में जिस मानव के जो साक्ष्य हैं उनसे पता चलता है कि इस काल में कला और धर्म का भी धीरे धीरे उनके माइंड में आने लगा कि कला और धर्म का भी विकास जो है होने लगा था। जैसे कला का तात्पर्य मनुष्य के सौंदर्य अभिरुचि से माना जा सकता है जो है। तो इस काल में कला और धर्म के विषय में भी कुछ सूचना हमें मिलने लगती है। और कला का तात्पर्य आप लोगों के सौंदर्य अभिरुचि से मान सकते हैं। कला का तात्पर्य या कला से अभिप्राय लोगों की
सौंदर्य अभिरुचि से है। सौंदर्य अभिरुचि से है। तो देखो, बहुत ज़्यादा तो विकास इस काल में कला का तो नहीं हुआ, लेकिन जो शुरुआत इसकी हो चुकी थी। जैसे मान लो कला के विकास के लिए इनको कुछ टाइम भी चाहिए भाई, और टाइम कब मिलेगा, क्योंकि ये समाज, इनका समाज या इस टाइम का मनुष्य, मानव, आदि मानव जो है, ये शिकारी और खाद्य संग्राहक था। जब शिकार करके और अपना पेट भरने के बाद इनको कुछ समय मिलता था, तो ये जो है गुफाओं की दीवारों पे कुछ चित्रकारी कर देते थे। तो इससे इनके भी जो भी समय मिलता था करते थे। तो जैसे अगर हम इसका उदाहरण देखते हैं तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाओं से जो चित्र मिले हैं वो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। जो भीमबेटका की गुफाओं से जो आरंभिक चित्र मिले हैं वो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। क्योंकि इस गुफा में चित्र मध्यपाषाण काल के भी मिलते हैं। अधिकांश चित्र मध्यपाषाण काल के ही हैं, लेकिन शुरुआत, आरंभ उच्च पुरापाषाण काल में ही हो गया था। तो ये भी इनकी जो है कलात्मक अभिरुचि को दिखाता है, क्योंकि इन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी थी। और महाराष्ट्र के पाटने नामक स्थान से शुतुरमुर्ग के छिलकों के अंडों पर भी चित्रकारी का साक्ष्य हमको मिलता है। महाराष्ट्र के पाटने या पाटुड़े, कुछ भी आप समझिए, लिखे दोनों लिखा मिलता है। पाटने से शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर भी चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। नोट करिए। अगर हम इस मानव के जो है धर्म के विषय में इसकी क्या अभिरुचि थी या धर्म का विकास कैसे हुआ, तो धर्म के विषय में बहुत कुछ हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत अधिक जानकारी हमको नहीं मिल पाती है। फिर भी जब इस काल का मनुष्य नेचर के रहस्यमय गतिविधियों को नहीं सुलझा सका, तो उसने जो है ईश्वर की परिकल्पना की, धर्म और ईश्वर की परिकल्पना की। जैसे जब इस काल का मानव खुले आकाश में रहता था जो है, तो जो प्रकृति की गतिविधि थी, जैसे तेज बारिश, अत्यधिक गर्मी, धूप, और तेज बारिश जब होती थी तो बिजली का कड़कना, इन सब चीज़ों को जब ये देखता था या सुनता था तो ये घबरा जाता था, और इससे बचने के लिए वो गुफाओं, कंदराओं, पेड़ों की झुरमुट आदि का सहारा लेता था और मानता था इसके पीछे कोई दैवीय रहस्य है, और यहीं से धर्म की परिकल्पना का विकास हुआ। जैसे जब मनुष्य प्रकृति की रहस्यमय गतिविधियों को नहीं सुलझा सका तो
उसने धर्म और ईश्वर की परिकल्पना गढ़ी। और कैसे प्रकृति की रहस्यमय गतिविधियाँ जैसे तेज बारिश, बिजली का कड़कना, अत्यधिक ठंडी गर्मी, जो भी मौसम में परिवर्तन होता था, जो भी चेंजेज होते थे, उससे वो घबरा जाता था और उससे बचने के लिए वो पेड़ों की झुरमुट, गुफाओं, नदियों की कंदराओं, इन सब में वो अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इनको अपना निवास बनाता था और कहता था कि इन सब के पीछे कोई ना कोई ईश्वर की ये परिकल्पना है और यहीं से उसके धार्मिक जीवन के विकास के बारे में सूचना मिलती है। बाद में कुछ शोधों से पता चला कि उस काल में मनुष्य ने आपसी प्रभाव बढ़ाने, आपसी एकता बनाए रखने और दुश्मनों के प्रति अपने आप को संगठित करने के लिए धर्म और अनुष्ठान का प्रयोग किया। बाद के शोधों से पता चलता है कि अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने, आपसी एकता बनाए रखने और दुश्मनों के प्रति अपने आप को संगठित करने के लिए धर्म और कर्मकांड का उपयोग किया। पुरापाषाण काल में हमको धार्मिक कर्मकांड के कुछ साक्ष्य मिलने लगते हैं, जैसे भीमबेटका की एक गुफा से धार्मिक अनुष्ठान के साक्ष्य हमको मिलते हैं। बाघोर से अग्निवेदिका मिली है, जैसे हमने बताया लास्ट क्लास में कि भागोर वन चरण जो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है, वहाँ से त्रिभुजाकार पत्थर, वृत्ताकार चबूतरा और वेदिका की आकृति मिली है, जिसको मातृ देवी का प्रतीक माना गया है। और बागोर से ही जो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है, वहाँ से पूजा स्थल की भी प्राप्ति हुई है। तो जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाने का साक्ष्य मिलता है, तो भीमबेटका की एक गुफा से और बागोर मत लिखिएगा, बाघोर से भी वृत्ताकार चबूतरा,
वेदिका की आकृति या अग्निवेदिका की आकृति और त्रिभुजाकार पत्थर मिले हैं। कुछ विद्वान इसे मातृ देवी का प्रतीक मानते हैं। और हमने बताया कि जो भागोर वंश है, ये भागोर वंश नहीं, ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ये जो मिला है भागोर से, ये निम्न पुरापाषाण काल से, निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ये जो साक्ष्य मिला है, वृत्ताकार चबूतरा, वेदिका की आकृति, त्रिभुजाकार पत्थर, जिसे लोग मातृ देवी का प्रतीक मानते हैं, ये निम्न पुरापाषाण काल से मिला है। और भागोर वन जो उच्च पुरापाषाण काल से, यहाँ से पुरापाषाणकालीन पूजा स्थल की प्राप्ति हुई है। और आपको पता ही है, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा किया था कि जो है बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से एक स्त्री की प्रस्तर मूर्ति मिली है, जिसको विद्वानों ने मातृ देवी का प्रतीक माना है, मातृ देवी की मूर्ति कहा है, लेकिन कुछ विद्वान इसको सिर्फ भाला मानते हैं। तो बेलन घाटी के लोहदा नाला से प्रस्तर मतलब पत्थर, प्रस्तर की एक स्त्री मूर्ति मिली है। कुछ विद्वानों ने इसको मातृ देवी कहा है, लेकिन वहीं कुछ इतिहासकारों ने इसे भाला या हार्पून हार्पून कहा है। बताओ, मातृ देवी की मूर्ति भाला मान ले रहे हैं, छोटा सा, इतनी बड़ी है। और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में रखी हुई है और हमने देखी भी है। हमें तो स्त्री की मूर्ति ही लगती है, फिर भी मैं इतिहासकार तो हूँ नहीं, तो जो है वही मानना पड़ेगा। अब हम आते हैं, थोड़ा और चर्चा करते हैं, फिर फिनिश करते हैं आज की क्लास। जैसा कि सबको पता है कि इस काल का मानव पूर्णतः नेचर पे डिपेंड था। शिकार एवं खाद्य संग्रह, जैसे कंदमूल फल इकट्ठा कर वो अपनी क्षुधा शांत करता था। और इस काल में अग्नि का ज्ञान था, लेकिन प्रयोग की जानकारी नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि एक बार तो अग्नि का ज्ञान नहीं था, तो
मांस कच्चे खाता था। लेकिन बताते हैं कि एक बार पत्थर से पत्थर टकराया तो अग्नि उत्पन्न हो गई और उसमें बहुत सारे जानवर जलकर मर गए और इन्होंने भुना हुआ रोस्टेड मांस खाया तो इनको और अच्छा लगा। तब से फिर ये भुना मांस खाने लगे। जैसे पत्थर से पत्थर टकरा, आप भी किसी से टकराते हैं तो देखते हो गड़बड़ होता है, छोड़ो बात को। लेकिन उसके बाद इस काल में सबसे इम्पोर्टेंट बात कृषि, पशुपालन और मृत भांडों के प्रचलन का अभाव था। तो इस काल का मानव पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर था। वह शिकार और खाद्य संग्रह जैसे कंदमूल आदि से अपनी भूख मिटाता था जो है। और सबसे बड़ी बात, इस काल में कृषि, पशुपालन और मृत भांडों का प्रचलन, मृत भांडों के प्रचलन का अभाव था। जब इन सब चीज़ों का अभाव था तो इनके जीवन में स्थायित्व नहीं था। इसलिए इनके जीवन में स्थायित्व नहीं था। इसका मतलब शिकार और खाद्य संग्रह करने के लिए ये एक ही स्थान पर डिपेंड नहीं रहते थे, घूमा फिरा करते थे अपने समूह के साथ और शिकार करते थे। इसलिए इस काल का मानव उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं। जब लोगों के जीवन में स्थायित्व नहीं था तो वे शिकार और खाद्य संग्रह के लिए अपना ठिकाना बदलते रहते थे। इसी कारण स्थायित्व नहीं था और इसी वजह से इस काल का मानव उपभोक्ता था, उत्पादन करता नहीं। भाई जब इनको एक ही जगह पे कृषि करने, अगर कृषि का ज्ञान होता तो और फसलों का ज्ञान होता तो ये एक ही जगह पे रुक कर जो है मकान बनाते, कृषि करते, पशुपालन करते और जो है घर बनाते तो अस्थायित्व तो आता। और जो मृत भांड था इनका उपयोग जब इनको खाने भर के लिए हो जाता और अधिशेष जो इनके पास अनाज उत्पन्न होता वो मृत भांडों में स्टोर करके रख देते। लेकिन जब ये सब चीज़ें थी नहीं तो अस्थायित्व नहीं था, तो घुमक्कड़ी जीवन, यायावारी जीवन व्यतीत करते थे। तो ये थी आज की क्लास, जो कि हमने पूरा पाषाण काल को फिनिश कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। धन्यवाद।